Good afternoon to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. Welcome back once again. This is aptitude number 17 and today is 17th of May 2020. Right. So now we will start and the question number 1 is in front of you and the section 1 is current affairs and general science. Right. So the question number 1 is in front of you. So we ready for the answer for this question and the question is in front of you, right? In May 2020, the president of which country has announced that it will donate ventilators to India? मई 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वह भारत को वेंटिलेटर दान करेगा? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी पोलैंड एंड ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, इसका सही आंसर है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मई 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी पिछले 2 दिनों में ही इसकी घोषणा की है कि भारत को जितने भी वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी इस कोरोना जैसी एपिडेमिक के खिलाफ लड़ने के लिए, पैंडेमिक के खिलाफ में लड़ाई जंग के लिए, तो वो सारे के सारे उनको डोनेट करेंगे। इससे पहले आपको पता है अप्रैल 2020 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या कहा था? 50 मिलियन, आपको पता है कौन सी? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, याद है ना? ये जो कि बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है जो कि शायद कोरोना जैसे डिजीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है वहां के पेशेंट्स के लिए। तो उसकी पहले आपने क्या रोक लगा दी थी इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन बाद में एज द रिक्वेस्ट ऑफ डोनाल्ड जे ट्रम्प इंडिया बिल क्या किया था? इंडिया ने 50 मिलियन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को तुरंत के तुरंत अमेरिका को भेजा था। तो याद रखिएगा, उसी के तौर पर ये समझ सकते हैं हम वहां के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने इंडिया की मदद करने के लिए वेंटिलेटर्स को डोनेट करने का डिसीजन लिया है। राइट, तो बहुत ही अच्छी पहल है हमारे इंडिया के लिए और बहुत ही अच्छी पहल जो आपके अमेरिका ने किया है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। Which state celebrates its statehood day on 16th May? 16 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। याद रखिएगा 16 मई 1975 को, याद रखेंगे 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी इंग्लिश पीपल के द्वारा, लेकिन धीरे धीरे राज्यों में जो उनके यहाँ पर आपकी चल रही थी राजतंत्रात्मक योजना चल रही थी, उनकी ब्यूरोक्रेसी चल रही थी, उसको धीरे धीरे खत्म हुआ। तो जो आपका याद रखेंगे हम 16 मई 1975 को, मतलब कितना 16 मई 1975 को जो आपका 22nd स्टेट, मतलब कौन सा 22वां राज्य बना आपका सिक्किम, जिसने अपनी राजतंत्रात्मक प्रणाली को खत्म करके भारत संघ के साथ विलय करने का डिसीजन लिया और भारतीय संघ में भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आपके सिक्किम राज्य को अपनी संघात्मक प्रणाली में अंदर लेने के लिए और साथ में 22वां स्वतंत्र राज्य घोषित किया। तो याद रखेंगे हम 16 मई को कौन सा राज्य दिवस मनाया जाता है? सिक्किम का राज्य दिवस। 16 मई 1975 को आपका सिक्किम राज्य बना था। चलिएगा, कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं हमारा, और क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे यहाँ पर, ओके, दिस इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO, राइट। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन नंबर ए हेलसिंकी, ऑप्शन नंबर बी एम्स्टर्डम एंड ऑप्शन नंबर सी टोक्यो एंड ऑप्शन नंबर डी मैड्रिड। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, इसका सही आंसर है आपका, याद रखेंगे हम मैड्रिड। क्या है इसका सही आंसर? मैड्रिड। जो यूनाइटेड नेशंस
वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जो आपका स्पेन आपका देश है उसकी जो कैपिटल है मैड्रिड, और शायद स्पेन का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जहां पर जनसंख्या है वो वाला शहर का नाम भी मैड्रिड है, और स्पेन की कैपिटल भी क्या है आपकी मैड्रिड, याद रखिएगा। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं रियल मैड्रिड एक आपका क्लब है जो कि हम लोग फुटबॉल टीम में देखते हैं, याद है ना सभी को, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो जो आपका मैड्रिड है वो आपकी स्पेन की कैपिटल है, वहीं पर क्या यूएनडब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है, दैट मींस यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये विश्व भर में प्रत्येक कंट्री में टूरिज्म का डेवलपमेंट बढ़ाता है और शायद लोगों के लिए क्या करता है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा मौके और मुहैया कराया जा सके, ठीक है, चलेगा। अब हमारा हिंदी पोर्शन स्टार्ट होता है, बी रेडी फॉर द हिंदी पोर्शन। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज नाउ। कवि का स्त्रीलिंग है कवियत्री, कवियत्री, कवयत्री और कवियत्री। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम आपके पास। इसका सही लिखने का तरीका है, आप देख सकते हैं कवयत्री, याद रखेंगे आप, लिखेंगे किस तरीके से, कवयत्री, यही है इसका सही तरीके से। जो कवि का स्त्रीलिंग होता है, जैसे हमारे में महादेवी वर्मा हो गई, या फिर हमने बात करा बहुत सारी ऐसी आपकी कवयित्री हैं, तो लिखने में बच्चे बहुत गलती करते हैं, और यह शुद्ध रूप में याद रखेंगे तो कवयित्री होता है, राइट। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 5, राइट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी ब्रज, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रज। जो अगर सूरदास के बारे में आपने सुना हो तो सूरदास का जो जन्म स्थान बताया जाता है वो रनकता के पास सिही नामक स्थान के पास में बताया जाता है। सूरदास जन्म से ही अंधे थे और इन्होंने जो कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। इनकी केवल 3 ही रचनाएं हैं, कौन कौन सी? आपको पहला सूरसागर, दूसरा है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, याद रखेंगे। तो इनकी जो सूरसागर है उस रचना को इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में, क्योंकि आपने देखा अगर हम आगरा लग जाए तो आगरा और मथुरा मतलब ब्रज भाषा वहां पर चलती है। ब्रज क्षेत्र आपका मथुरा क्षेत्र आ जाता है, तो आगरा के पास में ही इनका जन्म स्थल है, तो ऑब्वियसली स्वाभाविक है कि इनकी जो भाषा होगी लिखने का वो आपका कौन सा होगा, वो हम याद रखेंगे कौन सा होगा, वो आपकी ब्रज भाषा होगी, राइट। तो इन्होंने ब्रज भाषा में ही सूरसागर को लिखा है। इनकी 3 ही रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, याद रखेंगे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग 6वें क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन आपकी हिंदी पोर्शन आपका इंग्लिश पोर्शन आपका स्टार्ट होता है यहां से। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा क्या है? लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, फर्स्ट ऑप्शन लिसनिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पीकिंग, ऑप्शन नंबर सी रीडिंग, ऑप्शन नंबर डी राइटिंग। 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो आप सोचिए जल्दी से। तो इसका जो तरीका है वो है आपका लिसनिंग। आपने जैसे हिंदी भाषा कौशल मैंने बताया थे उसी तरीके से अगर इंग्लिश के लिए भी बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग वो आपकी किस तरीके से काम करता है, तो हिंदी में मैंने आपको समझाया था, सु बो प ली। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मतलब क्या होगा? पहले लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। समझ में बात आए? LSRW, राइट। ये आपका इंग्लिश में कोटेशन हो सकता है और हिंदी में सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यही तरीके का एक क्या चलता है, एक साइकिल चलती है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 7 इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड द सेंटेंस इज एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल। ऑप्शन नंबर ए onomatopoeia, ऑप्शन नंबर बी oxymoron, ऑप्शन नंबर सी simile एंड ऑप्शन नंबर डी apostrophe। ओके, तो इसका सही आंसर सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ऑप्शन नंबर बी oxymoron है। यहां पर आप लोग जानते हैं oxymoron इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच
in the given sentence you can clearly see that there is a two of the words that are indicating for the two antonyms or the two of the opposite words. That means oxymoron एक ऐसा अलंकार है जहां पर किसी भी दिए गए पद अथवा वाक्य में आप दो शब्दों में विरोधाभास देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं एंड ऑल मतलब सब कुछ, मतलब ना होते हुए भी सब कुछ होता है। कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच हो गया? ऑक्सीमोरन, राइट। चलेगा, मैथमेटिक्स पोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 को करना है और आप देखेंगे यहां पर इसका आंसर करेंगे यहां पर, राइट। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 7. If 27 is added to this number, then the order of digits get reversed. So the number is, दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या है। जल्दी से सोच लीजिए आप इसका आंसर क्या है। ऑप्शन आपको मैं दूंगा 15 सेकंड का टाइम। ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 52, ऑप्शन नंबर सी 34, ऑप्शन नंबर डी 43। ओके, तो आप इसको सबसे पहले इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। कितना है इसका सही आंसर? 25। ऐसे क्वेश्चंस को मैं पहले भी आपका दो संख्या को किस तरीके से हम मानते हैं, टू डिजिट नंबर मैं बता चुका हूं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जब भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप हमेशा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप इसके आंसर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से मैं आपको बताता हूं, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या तरीका है वो आपको मैं बताता हूं यहाँ पर। तो देखिएगा आपको यहाँ पे लिखा है दोनों संख्याओं का योग 7 है। सबसे पहले तो 2 5 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो उनके क्रमों का अंतर उल्टा हो जाता है। तो अगर आप 25 में 27 जोड़ें तो 7 और 5 12 हो रहा है और 2 2 4 और 1 5, तो 25 का उल्टा 52 हो जाएगा। लेकिन 52 में अगर आप जोड़ेंगे तो 25 नहीं होगा। तो इसका मतलब आपका सही आंसर कौन सा हो गया? 25 हो गया। अगर आप 34 में 27 जोड़ दे तो आपका 43 नहीं आता, तो आपको आंसर मिल गया। ओके, एक तो ये आपका तरीका जो सबसे अच्छा तरीका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सॉल्व करने के लिए, राइट, यही करना है। अब अगर आपका एक जो दूसरा तरीका है कि आपको अगर ये समझना है कि सर ये आएगा कैसे, राइट, तो उसके लिए आप समझिए, मैं बताता हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेट द, क्या मानेंगे आप? टू डिजिट नंबर या दो अंकों की संख्या। आपको मैंने कई बार बताया क्या मानते हैं हम लोग? 10y प्लस एक्स। और 10y प्लस एक्स का मतलब क्या है? 10 वाला है तो ये 10th प्लेस डिजिट है और x है कौन सा? यूनिट प्लेस डिजिट। तो पहली वाली इक्वेशन की गई है द सम ऑफ द डिजिट्स, या फिर दोनों अंकों का योगफल आपको कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। यदि संख्या में कितना जोड़ दिया जाए? 27। तो संख्या क्या थी आपकी? 10y प्लस एक्स माना है हमने। इसमें कितना जोड़ दो? 27। तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो अंक मतलब x यहां आ जाएगा और y यहां आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 10x प्लस y हो जाएगा। अब इसको हम कहां पहुंचा दें? लेफ्ट हैंड साइड में। सो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 27, राइट। तो 10y में से y जाएगा, कितना आएगा? 9y। अच्छा, 10x में से माइनस का 10x है प्लस का x है तो रहेगा कितना? माइनस 9x इक्वल टू कितना? 27, राइट। कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां पर मैंने ये सही किया है? अभी सही नहीं किया है, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्लस का 27 था जो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका? माइनस का, याद रखेंगे हम। तो आपका कितना हो जाएगा? 9 से सभी में डिवाइड जा रहा है तो आपका कंडीशन क्या बन गई? y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना? -3, राइट। अब देख लो आप दोनों इक्वेशन। तो x प्लस का है आपका माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा और y कितना हो जाएगा? 2y इक्वल टू 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। 2 रखिए तो x की वैल्यू कितनी निकल आई? 5 निकल आई। आपने जो नंबर माना था वो नंबर क्या माना था? 10y प्लस एक्स। तो 10 में 2 का मल्टीप्लाई, 10 2 जा 20, 20 प्लस 5 कितना होगा? 25। समझ में आया? तो ये तो आपका कॉन्वेंशनल तरीका है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने आपको बताया किस तरीके से शॉर्ट तरीके से आपको इसका आंसर निकाल लेना है, राइट। चलेगा, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और सभी लोग इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, इन द गिवन फिगर एंगल बी, ओके,
In the given figure, angle B is equal to 70 डिग्री, angle C is equal to 60 डिग्री। एंगल C देख पा रहे हो 60 है, एंगल B आप देख पा रहे हो 70 है। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे भाई? ये 70 दिया है और ये 60 दिया है। आगे क्या लिखा है? E is the midpoint of BC। अगर E मिड पॉइंट है तो मतलब ये दोनों पार्ट आपस में कैसे हैं? इक्वल है, राइट। एंड F is the midpoint of AB, मतलब ये दोनों पार्ट भी आपस में कैसे हैं? इक्वल, राइट। याद रखिएगा, यहाँ पर सिंगल सिंगल लगाओ तो ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये डबल डबल लगाए तो ये दोनों आपस में इक्वल है, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ EFV। EFV मतलब है कौन सा निकालना? ये वाला एंगल निकालना है, राइट। तो यही है बस क्वेश्चन। चित्र में एंगल B 70 डिग्री दिया है, एंगल C 60 डिग्री दिया है। EBC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब दिए गए रेखाखंड को वो दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा, तथा FAB का मध्य बिंदु है, तो जो F पॉइंट है वो AB का क्या हो जाएगा? दो समान भागों में विभाजित कर देगा। तब कोण EFB का मान निकालना। EFB हमें पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर A 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर B 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर C 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर D 50 डिग्री। जल्दी से कीजिए, 15 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं सबसे पहले, तो इसका सही आंसर है आपका 1 मिनट, ओके 60, दैट मींस ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट। क्या है इसका सही आंसर? डी। अब आप इसको मैं समझाता हूं किस तरीके से किया है। सबसे पहले आपको समझना है, तो आप जानते हैं एक थ्योरम है आपके में, आपने 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे आपने पढ़ी होगी, 9th स्टैंडर्ड के लेवल पे, उसे बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम। दैट मींस मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहलाती है ये समझिएगा। क्या कहलाता है? द लाइन ज्वाइनिंग द एनी ऑफ द टू मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल दैट विल बी, क्या बोलेंगे हम? पैरेलल टू थर्ड वन साइड्स एंड आल्सो हाफ ऑफ इट। इसको हिंदी में ही बताता हूं। किसी एक त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या से होती है? समानांतर होती है, और तीसरी भुजा की आधी होती है। तो आप देखें ई पॉइंट भी आपको क्या दे रखा है? मिड पॉइंट। एफ भी क्या दे रखा है? मिड पॉइंट। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो EF होगा, जो EF होगा वो AC के पैरेलल होगा, और EF होगा वो AC का कैसा होगा? आधा होगा। तो हमें ए वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही, ए वाली हो रही। पैरेलल है, अब पैरेलल होते हैं तो आप ये बताओ, ए वाली लाइन और ए वाली लाइन पैरेलल है, और ए वाली क्या बन गई आपकी? बोलो, ट्रांसवर्सल बन गई भाई। और ट्रांसवर्सल अगर बन गई तो आप लोग क्या जानते हैं? क्या बोलिए? इस वाली लाइन के ऊपर और इस वाली लाइन के ऊपर और इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में कौन से एंगल कहलाते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब संगत कोण। पढ़ा है आप लोगों ने कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहां पर आपका E पॉइंट है और यहां पर आपका C पॉइंट है। यहां पर आपका C पॉइंट पर आपका लिखा हुआ है 60 डिग्री। आपको ये एंगल निकालना है, कौन सा होगा? संगत कोण से आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। कहां पर? BEF पर। कितना? BEF आपका निकल के आ गया 60। अब क्या लगा दो? इन ट्राइंगल BEF में एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश का होता है। बहुत अच्छे। तो आप देखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा यहां पर आगे बढ़ता हूं तो यहां पर नीचे आते हैं हम लोग, और यहां पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं इसमें करके, तो आप देखेंगे BEF में क्या लगाएंगे? एंगल BEF प्लस एंगल EFB और प्लस एंगल FBE इज इक्वल टू कितना? 180, राइट। यही लगाएंगे हम लोग 180। अब आप देखेंगे BEF आपको क्या करना है? BEF आपको अभी आपने निकाल दिया है, वो कितना आया आपके पास में? देखिए आप 60 डिग्री, राइट। प्लस एंगल EFB आपको कैलकुलेट करना है, वेरी नाइस। और FBE आपको दे रखा है, बी वाला जो मेन एंगल होता है वो मिडिल में होता है हमेशा। तो आपको कितना दे रखा है? 70 इज इक्वल टू 180, राइट। तो आपने देखा 60 और 70 कितना हो गया? 130 प्लस एंगल EFB। अब तो पता ही चल गया होगा। और अगर EFB की वैल्यू निकालने तो 130 क्या होगा? ट्रांसफर में यहाँ पर किसका है? प्लस का, उस साइड जाएगा किसका होगा? माइनस का। कितना वैल्यू आ जाएगी? 180 माइनस 130, 50 डिग्री, राइट। तो समझ में आया? पहली आपकी एक थ्योरम लग रही है, द लाइन ज्वाइनिंग द एनी ऑफ द टू मिड पॉइंट्स ऑफ
of the two sides of a given triangle is parallel to third one sides and also half of it, right? That means किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी वाली भुजा के समानांतर होती है उस भुजा की आधी होती है। ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम कहलाती है, मध्य बिंदु थ्योरम। समझ में बात आई? उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। और लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, क्या है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे हिसाब से। यहां पर देखते हैं, ओके ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर इज 6 सेंटीमीटर, राइट? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जल्दी से निकालना है आपको। मैं आपको टाइम दे रहा हूं पूरे 15 सेकंड का। ऑप्शन नंबर ए 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 14 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 20 सेंटीमीटर। ओके, तो होप सो आपने लगभग इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। मैं आपको बताता हूं इसका सही आंसर। सबसे पहले 16 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है इसको भी आप देखेंगे यहाँ पर, राइट? तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक बोला गया एक सर्किल है, राइट? सबसे पहले ओके, और सर्किल की आपको रेडियस दी गई है, वो कितनी है आपकी, कितनी दी गई है आपको सर्किल की रेडियस? याद से देखें हम थोड़ा सा, तो 10 सेंटीमीटर है। ओके, थोड़ा सा इसको हमें करना पड़ेगा। तो एक आपने सर्किल खींच लिया और सर्किल की रेडियस दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर। और वृत्त की जो जीवा है, जीवा मतलब कॉर्ड है, कॉर्ड खींच दीजिए। तो सबसे पहले ये आपने सेंटर खींच दिया, तो आप देखेंगे किसी भी एक एंड तक वो आपकी क्या बन जाएगी, रेडियस। तो रेडियस हमारी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। और आपकी उसके सेंटर से उस कॉर्ड तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। यहां पर बहुत सारी थ्योरम लग रही है। सबसे पहली थ्योरम क्या होती है, वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया रेखा हमेशा क्या होता है, उस पर लंब होता है। दैट मींस द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल on a chord it always perpendicular on it and also बोलिएगा bisecting to it, मतलब इसको समद्विभाजित भी करता है। इसका मतलब ए भाग और ए भाग आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब आप देख लीजिए, तो इसको ओ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो अगर हम ए बी निकाल लेते हैं तो आपको तो पूरा बीसी निकालना है, तो बीसी कितना होगा, ए बी का डबल हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप इस वाले में क्या लगा सकते हैं, जब 90 डिग्री, जब किसी भी त्रिभुज में, ट्राइंगल में आप एक एंगल 90 डिग्री देखते हैं तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो हम देखेंगे यहाँ पर OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट? क्लियर है? अब देखें तो OB स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर, OA स्क्वायर हो गया आपका 6 का स्क्वायर, राइट? और प्लस AB स्क्वायर आपको निकालना है, राइट? तो आप देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 100 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 36 प्लस AB स्क्वायर। 36 उधर जाएगा तो 100 माइनस 36 माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? कितना बचा आपका, 64 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो बताइए 64 का अगर हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट कितना आ गया, 8। AB आ गया है आपका 8 सेंटीमीटर और आपको पूरी निकालनी है कॉर्ड, क्योंकि ये तो आपका बाइसेक्टिंग पार्ट है, तो उसका कितना हो जाएगा, डबल। और 8 2 कितना होता है, 16। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो यहां पर आपका सही आंसर आपका निकला है। एंड होप सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स are getting 10 out of 10. Okay, and some of the students are still too late, are still having some problems for scoring 10 out of 10. But believe me, if you are watching these videos on the daily basis and also solving these numericals and some of the questions that you are not attempting in the right direction and you are noting on your notepad, then that day is not far from you, on that day where you will score 10 out of 10, right? So thank you and keep watching, keep learning and also keep sharing, right? So please, once more, if you are watching, if you liking my videos, so please subscribe my YouTube channel Sonakia Math Classes and also share and like my videos and comment in my comment box. And also once more, Jai Hind.